हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो यार, मध्य प्रदेश के बहुत सारे टॉपिक हमने अभी तक कवर कर लिए हैं। जो कुछ बचे हैं वो भी हम करने वाले हैं। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषाएं, जो बोलियां हैं वो, और उन पर आधारित जो साहित्य लिखा गया है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश से संबंधित। तो सारी की सारी चीजों को हम यहाँ इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो, जिसको आपको पूरा देखना है ताकि आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो यहीं कवर हो जाए, सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। और भाई, दोस्तों में शेयर करना तो भूलना नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया उनका भी तो भला करना है। आगे दोस्त होते हैं किस लिए? चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना है ताकि मध्य प्रदेश की पूरी तैयारी इसी चैनल पर आपकी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश में भाषा और साहित्य के बारे में क्या कैसी सारी चीजें हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले भाषा की बात करें तो ये पूरा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में आप देख पा रहे हैं अलग अलग कलर से यहाँ पर अलग अलग चेंजेस करे हुए हैं। जैसे ये वाला जो पोर्शन है आपका ग्वालियर चंबल क्षेत्र वाला, ये ब्रज भाषा वाला क्षेत्र है। कौन सा? ब्रज भाषा यहाँ पर बोली जाती है, बोली है बेसिकली। ठीक है, ब्रज बोली बोली जाती है। और भाई कुछ क्षेत्र में बुंदेलखंडी भी चलती है। ये पूरा बुंदेलखंड वाला इलाका है, यहाँ बुंदेली भाषा चलती है। क्या चलती है? बुंदेली भाषा चलती है। ये भैया आपका बघेली भाषा वाला क्षेत्र है, बघेली। ठीक है, बघेलखंडी यहाँ पर बोली जाती है। नीचे आप जाएंगे, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर गोंडी भाषा बोली जाती है। गोंड जनजाति के लोग ज्यादा रहते हैं। ये आप देखेंगे तो ये कोरकू वाली भाषा है। क्या है भैया? कोरकू भाषा यहाँ पर बोली जाती है। इसके अलावा ये जो क्षेत्र है निमाड़ क्षेत्र है भैया, निमाड़ी भाषा यहाँ पर बोली जाती है। ये पूरा मालवा है, मालवी भाषा यहाँ पर बोली जाती है। क्या बोली जाती है? मालवी। ये क्षेत्र है भैया किसका? आपका सबसे प्रमुख सबसे बड़ी जनजाति यहाँ पर रहती, भील जनजाति। तो भीली भाषा यहाँ पर बोली जाती है। तो ये पूरे के पूरे क्षेत्र में मध्य प्रदेश में ये सारी बोलियां बोली जाती है, जिन पे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले भाषा शब्द भाषा जिसको हम बोल रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो भाषा शब्द जो है संस्कृत से निकल के आया है। संस्कृत में धातु लंग लकार वगैरह आपने सुने ही होंगे, है ना? तो भाई धातु होती है भास धातु संस्कृत में, भास। और इस भास का मतलब होता है बोलना। क्या मतलब होता है? बोलना या कहना। सो इसी संस्कृत की भास धातु से भाषा शब्द बना है, जिसका मतलब है बोलना। तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से बोला या कहा जाता है। क्या किया जाता है? बोला या कहा जाता है। भाषा क्या होती है? ध्वनि प्रतीकों की एक सुव्यवस्थित व्यवस्था है। क्या है? व्यवस्थित व्यवस्था है ध्वनि की। ध्वनि ब अ, ये सारी चीजें जो हम पढ़ते हैं वर्णमाला में, जिसके द्वारा मानव समुदाय क्या करता है? अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति करता है, संप्रेषण करता है, जिसको हम भाषा बोल देते हैं। ठीक है भाई। भाषा के प्रकारों की बात करें तो भाषा 3 प्रकार की होती है। एक तो मौखिक भाषा होती है, जो मैं अभी मौखिक रूप से मुख से बोल रहा हूं, वो मौखिक भाषा है। यह वह रूप है भाषा का जिसके द्वारा हम अपने विचार और भावों को बोलकर प्रकट कर देते हैं। मौखिक भाषा कहलाती है। दूसरी भाषा है लिखित भाषा, जो आप नोट्स बना रहे होंगे भैया। लिखित, जब भाषा का वह रूप जिसे मनुष्य अपने विचारों और किसी दूसरे के सामने उनको लिखकर प्रकट करता है, तो उसको क्या बोल देते हैं? लिखित भाषा कह देते हैं। एक और भाषा होती है भैया, हम सबकी आपकी नहीं, जो हम पहले यूज करते थे, सांकेतिक भाषा। कई बार जानवरों से हम बोलते हैं कि कम, है ना? तो भैया डॉगी आ जाता है ना? उससे कहते गो, तो वो चला जाता है। उससे कहते सिट, बैठ जाओ, है ना? या फिर जो मूक बधिर भाषा है, जो हम बोलते हैं साइंस के द्वारा, वो सांकेतिक भाषा है। वह रूप जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को किसी के सामने, मान लीजिए कई बार क्या होता है कि हम हिंदी जानते हैं और इंग्लिश नहीं जानते, सामने वाला इंग्लिश जानता है और हिंदी नहीं जानता, तो हम उससे बोलते हैं कि पी लिया, खा लिया, क्या कर लिया। तो ये सारी चीजें सांकेतिक भाषा है, संकेतों के द्वारा इनको प्रकट किया जाता है। इसको सांकेतिक भाषा कहा जाता है। तो भाषा के 3 रूप हो गए, लिखित, मौखिक और सांकेतिक भाषा, ये हो गई। अब हम बात जो मध्य प्रदेश की कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश की भाषा की बात करें तो 4 भाषा परिवार मध्य प्रदेश के भाषा में, बोली में पाए जाते हैं, जिनमें भारोपीय, भारत और यूरोप, भारत प्लस यूरोप की जो सम्मिलित भाषा है उसको भारोपीय भाषा कहते हैं। और मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत में सबसे ज्यादा भारोपीय भाषा बोली जाती है। ठीक है। जो साउथ की लैंग्वेज है उसको द्रविड़ भाषा कहा जाता है, द्रविड़ प्रकार के अंतर्गत आती है। ऑस्ट्रिक भाषा है जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास वाले क्षेत्रों से
बोली जाने वाली भाषा है। चीनी तिब्बती भाषा है जो उत्तर में, उत्तर पूर्व साइड चीन और तिब्बत वाले क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये चार बड़े परिवार हैं भाषा के जो मध्य प्रदेश में या भारत में चलते हैं। भारत और मध्य प्रदेश की जो राजकीय भाषा है वो क्या है भैया? हिंदी भाषा है कि नहीं है? बिल्कुल है, जो कि भारोपीय परिवार से संबंधित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि भारतीय भाषा जो हिंदी है वो किस परिवार से संबंधित है, भाषा के किस परिवार से संबंधित है? तो भारोपीय परिवार से संबंधित है। भारत में अलग अलग बहुत सारी भाषा बोली जाती है, हजारों प्रकार की अलग अलग बोलियां भारत में चलती हैं, है ना। सो अगर प्रतिशत पे बात करें कि भारत में सबसे ज्यादा लोग जो बोलते हैं भाषाएं, तो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली 49% भारत में हिंदी बोली जाती है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है आपका बंगाली का, फिर भैया मराठी वगैरह बोली जाती है, साउथ की लैंग्वेजेस चलती हैं। तो साउथ की तो द्रविड़ वाली हो गई, लेकिन उत्तर भारत में जो लैंग्वेजेस चलती हैं वो सारी की सारी, ऐसा बोला जाए तो भाषा परिवार जो है वो भारोपीय भाषा परिवार से संबंधित भाषाएं भारत में ज्यादा बोली जाती हैं। सबसे बड़ा परिवार है, 73% भारतीय भारोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी? बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों की बात करें तो ये 5 प्रकार की बोलियां ही मध्य प्रदेश में प्रमुखता बोली जाती हैं, जिनमें सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है बुंदेलखंडी, जिसको बुंदेली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुंदेली। फिर भैया मालवी आ जाती है, बघेली, उसके बाद निमाड़ी, ब्रज भाषा। तो ये 5 बोलियां मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रचलित हैं, बोली जाने वाली भाषाएं। ये सभी की सभी हिंदी से संबंधित हैं, ठीक है, हिंदी भाषा के अंतर्गत ही आती हैं। मध्य प्रदेश हिंदी भाषी राज्य है, बिल्कुल है, हमें पता है, और यहां हिंदी अभिव्यक्ति का मुख्य माध्यम है। लेकिन कुछ लोग इंग्लिश भी बोल देते हैं, सीखी तो बगा ही लेते हैं, क्या ही कर सकते हैं, लेकिन ठीक है भाई, मुख्य माध्यम हिंदी है। किंतु इसके अगर बात करें तो हिंदी की जो बोलियां हैं वो अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रवार चलती हैं, जिनमें बुंदेली, मालवी, बघेली, निमाड़ी, ब्रज भाषा है ना। भाषा क्या? बोली है ये। तो ये बोलियां बोली जाती है, क्षेत्रीय लेवल पर जो बोलने का हमारा अंदाज है वो बोलियां कहलाता है। ठीक है भाई। और राज्य की राजधानी भोपाल, सिरोंज, बुरहानपुर, कुरवाई आदि क्षेत्रों में हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के मिश्रित रूप में भाषाएं बोली चलती हैं। जबलपुर जिले में बुंदेली और बघेली का मिक्सचर चलता है। ठीक है, सो ये अलग अलग, अब जब आपस में लोग बाग इधर उधर आते हैं, वितरित होते हैं, तो एक नई संस्कृति, कल्चर का जन्म होता है। वैसे ही भाषा के साथ भी है। भाषा क्या होती है? एक दूसरे से जब आप मिलते हैं अलग अलग कल्चर्स के साथ, तो एक नए भाषा समूह का क्या? बोली का उदय होता है। ठीक है, तो वही सारी चीज है। एक और जगह है मध्य प्रदेश में, नरसिंहपुर जिला है ना। नरसिंहपुर जिला जबलपुर से अलग होकर बनाया गया था। तो इस जिले में एक तहसील है करेली। क्या नाम है? करेली, करेला नहीं है, करेली है। और करेली तहसील में एक गांव है मोहद गांव। क्या नाम है? मोहद गांव। ये एकमात्र ऐसा गांव है जहां पर पूरे गांव में संस्कृत भाषा का प्रचलन चलता है। आज भी वो पूरे गांव में लोग संस्कृत में बात करते हैं, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। वैसे संस्कृत भाषा जो है उत्तराखंड में प्रचलित है, ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश में मोहद गांव में भी संस्कृत भाषा बोली जाती है। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नरसिंहपुर जिले की करेली तहसील में। भारतीय संविधान में भी भाषा से संबंधित बहुत सारी चीजों को साझा किया गया है। भारतीय संविधान के 17वें भाग में, इसमें 17वें भाग में भारत की राजभाषाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो राजभाषा ये पूरा 17वां पार्ट, अध्याय है या भाग है संविधान के अंदर, जिसमें भाषाओं के बारे में भारत के अंदर जो प्रचलित भाषा है उसकी बात करी गई है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 343 से स्टार्ट होकर 351 तक है। और इसमें संघ की यानी पूरे भारत की, राज्य की, उच्चतम और उच्च न्यायालयों की जो कार्यपालिक भाषा है, जो कार्य करने वाली भाषा है, उससे संबंधी प्रावधान, हिंदी भाषा के विकास के निर्देश, इन सारी चीजों के बारे में बताया गया है। कहां? भारतीय संविधान के 17वें भाग में। और यह भी कई बार पूछा जाता है। इसके अनुसार 22 भाषाएं हैं जिन्हें राजभाषाओं का दर्जा दिया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं राजभाषा की श्रेणी में भारत में आती हैं। ठीक है भाई, चलिए अब बात कर लेते हैं हम मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों की, जिनमें हम सबसे पहले और सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बुंदेली बोली की बात करते हैं। तो पश्चिमी हिंदी, हिंदी के अंतर्गत ही ये सारी बोलियां आती हैं, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है बुंदेली। क्या है भैया? बुंदेली किसकी है? पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है। इसका विकास जो है सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार हिंदी भाषा के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो मध्य प्रदेश PSC का पेपर होता है ना हिंदी भाषा वाला, मीन्स में,
उसमें, ठीक है। कई बार ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है। सो सौरसेनी अपभ्रंश से बुंदेली बोली का विकास हुआ है और इसका नामकरण जो है ब्रिटिश काल में यानी अंग्रेजों के जमाने में एक भाषाविद हुआ करते थे जिनका नाम है जॉर्ज गियरसन। क्या नाम है? जॉर्ज गियरसन। इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? बुंदेली रख दिया। क्या रखा? बुंदेली रख दिया। बुंदेली मध्य प्रदेश के छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, टीकमगढ़, दतिया, नरसिंहपुर ये आसपास के जिलों में बुंदेलखंडी भाषा बोली जाती है, याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त बुंदेली जो है महाराष्ट्र में भी प्रचलित है। उत्तर प्रदेश के जो सीमा से सटे जिले हैं मध्य प्रदेश की, वहां पर भी ये बुंदेली भाषा बोली जाती है। बुंदेली की कुछ उपबोलियां भी हैं। बोलियों के अंदर उपबोलियां हैं जिनमें पबारी, लौधाती है ना, खटोला, ये सभी क्या है? बुंदेली की उपबोलियां हैं। भदावरी, कोष्टी, निभट्टा, कुंडरी, ये क्या है भैया? ये मिश्रित बोलियां हैं किसकी? बुंदेली की, याद रखिएगा। बुंदेली साहित्य जो है सबसे समृद्ध जो साहित्य की बोली है वो बुंदेली बोली है। इसमें बहुत सारा साहित्य है, साहित्य की दृष्टि से समृद्ध है ये बोली। और इसके अंतर्गत कवियों की बात करें, केशव, पद्माकर, लाल कवि, गंगाधर व्यास इनका नाम है और ये सभी बुंदेली साहित्य के प्रमुख रचनाकार माने गए। कवि महेश कटारे, इनको सुगम उपाधि दी गई। ये सागर से बिलोंग करते हैं, सागर जिले से। इन्होंने बुंदेली शब्दकोश का संकलन भी किया है। किसने किया है? कवि महेश कटारे, इनको सुगम उपाधि दी गई है, ठीक है। सागर से ये बिलोंग करते हैं। इन्हें 2017 में क्या किया गया था? साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। किनको? महेश कटारे जी को, याद रखिएगा। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये चित्र आप देख पा रहे हैं, यहां पर पूरी की पूरी बुंदेली भाषा बोली जाती है, बोली जाती है, जिनमें ये देख पा रहे हैं दतिया, टीकमगढ़, निबाड़ी बन गया है, यहां पे निबाड़ी भी है, ठीक है। छतरपुर हो गया, पन्ना हो गया, दमोह हो गया, सागर हो गया। इसके आसपास रायसेन वाला थोड़ा सा क्षेत्र है जहां पर शिवपुरी है, ग्वालियर भी है। तो इन सभी में क्या है? बुंदेली भाषा बोली जाती है। नरसिंहपुर हो गया, जबलपुर हो गया, ठीक है। इन सब में बुंदेली भाषा सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली बोली जो है वो बुंदेली बोली है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मालवी की। इसकी मालवी बोली जो मालवा क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है भाई। राजस्थानी हिंदी की ये बोली है। क्या है? हिंदी में राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोलियों में मालवी बोली का विकास हुआ है और यह भी सौरसेनी अपभ्रंश के द्वारा हुआ है, जो कि बुंदेली अपभ्रंश से भी हुआ है। बुंदेली का भी सौरसेनी अपभ्रंश से विकास हुआ है और मालवी का भी सौरसेनी अपभ्रंश से विकास हुआ है। मालवी मूल रूप से कौन भैया? मारवाड़ इलाके से संबंधित है। किससे? मारवाड़। तो मारवाड़ी भाषा बोली जाती है, तो मारवाड़ी से संबंधित है मालवी। और इसका शब्द भंडार जो है इसकी दृष्टि से बुंदेली, गुजराती, राजस्थानी, ये तीनों जो भाषाएं हैं, बोलियां हैं, इनसे मिलकर मालवी की क्या है भाई? शब्द भंडार बनाया गया है, ठीक है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ये डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जो हैं, इन्होंने इसको मालवी भाषा को दक्षिणी राजस्थानी कहा है। क्या कहा है? दक्षिणी राजस्थानी बोली कहा है। जबकि डॉक्टर कृष्ण लाल हंस हैं, इन्होंने इसको ध्वनि और रूप की दृष्टि से मालवी की पश्चिमी हिंदी शाखा बताया, ठीक है। मालवी हिंदी की पश्चिमी भाषा है, पश्चिमी हिंदी की भाषा बताया है। मालवी जो है विशुद्ध रूप से कहां बोली जाती है? मध्य प्रदेश में इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, धार, ये पर्टिकुलर जिले हैं जहां मालवी बोली जाती है। इसके अलावा अगर बात करें तो भैया होशंगाबाद, गुना, नीमच, भोपाल, ये भी जो हैं इनमें कुछ कुछ क्षेत्रों में परिवर्तित रूप से मालवी बोली जाती है। याद रखिएगा, मालवी क्षेत्र, मालवी बोली बोलने वाला क्षेत्र, ये आप देखें तो भैया श्योपुर में भी मालवी बोली थोड़ी सी बोली जाती है, ठीक है। गुना हो गया, अशोकनगर, विदिशा, राजगढ़, शाजापुर, आगरमालवा, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, इसके अलावा इंदौर, देवास, ये सभी के सभी क्षेत्र हैं जहां पर मालवी बोली जाती है। याद रखिएगा, ठीक है भाई। ये सीधे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है भैया बघेली भाषा। कौन सी भैया? बघेली बोली बघेलखंड में प्रचलित है, पूर्वी हिंदी की बोली है ये। कौन सी? पूर्वी हिंदी की बोली है बघेली। और बघेली का विकास हुआ है किससे? मागधी अपभ्रंश से, है ना।
बुंदेली और मालवी का सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है, जबकि बघेली बोली का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। बघेली बघेलखंड के क्षेत्रों में कौन कौन से? सीधी, सतना, रीवा, शहडोल, इन सारे जिलों में बोली जाने वाली भाषा है। तिरहरी और गरोहा, क्या भैया? तिरहरी और गरोहा बघेली की क्या है? उपबोलियां हैं, याद रखिएगा। बघेलखंडी, रिमही, रिवरी, ये सब भी इसको कहा जाता है, किसको? बघेली को। डॉक्टर श्रीनिवास शुक्ल ये विद्वान हैं, इन्होंने बघेली शब्दकोश का संकलन किया है। किसने? डॉक्टर श्रीनिवास शुक्ल जी ने बघेली शब्दकोश, यानी कि क्या क्या शब्द है बघेली भाषा के, उनका संकलन किया है। साहित्य की रचना की दृष्टि से बघेली को विशेष प्रोत्साहन नहीं मिला, यानी बहुत ज्यादा साहित्य बघेली भाषा में नहीं है। फिर भी महाराज विश्वनाथ सिंह, इनकी परम धर्म विजय और विश्वनाथ प्रकाश, ये रचनाएं हैं किसकी? महाराज विश्वनाथ सिंह ने विश्वनाथ प्रकाश और परम धर्म विजय, ये रचनाएं जो हैं की है बघेली भाषा में। कुछ लोकगीत और लोक कथाओं का भी बघेली भाषा में सृजन किया गया है। ये क्षेत्र है पूरा का पूरा बघेली भाषा का, जिसे आप देख पा रहे होंगे। सतना, कटनी, उमरिया, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, ये वो क्षेत्र है जहां पर क्या है भैया? आपकी बघेली भाषा बोली जाती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट हम बात करें निमाड़ी की। किसकी? निमाड़ी। तो निमाड़ी क्षेत्र जो है वो भैया आपका खंडवा खरगोन कहलाता है, और इनसे दो और जिले बने हैं अलग होके, बुरहानपुर और बड़वानी। तो वहां ये पूरा क्षेत्र है निमाड़ी भाषा का बोली का क्षेत्र है। पश्चिमी हिंदी की बोली है निमाड़ी, ठीक है, और इसका विकास भी सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। जॉर्ज गियर्सन, जो भैया ब्रिटिश कालीन ये भाषाविद रहे हैं, इन्होंने इसे दक्षिणी हिंदी का नाम दिया है। क्या दिया है? दक्षिणी हिंदी बोला है। निमाड़ी बोली मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र, मतलब खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, इसमें विस्तृत रूप से बोली जाती, बुरहानपुर में भी। ठीक है। इस बोली पर मालवी, मारवाड़ी, गुजराती, मराठी, ये चार भाषाएं हैं। मालवी, मारवाड़ी, गुजराती और मराठी, इन भाषाओं का प्रभाव देखने को मिलता है किसको? निमाड़ी में। ठीक है। निमाड़ी बोली में साहित्य का, किसका भाई? साहित्य का सृजन जो है वो पर्याप्त रूप से हुआ है। साहित्य पर्याप्त रूप से सृजित है। और इस क्षेत्र के साहित्यकारों की अगर बात करें निमाड़ी भाषा के, तो सबसे बड़े साहित्यकारों में गिनती होती है संत सिंगा जी की, है ना। संत सिंगा जी पे हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। निमाड़ी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक लिखी है डॉक्टर श्रीराम परिहार ने। क्या? डॉक्टर श्रीराम परिहार ने निमाड़ी साहित्य नामक पुस्तक लिखी है। यह वो क्षेत्र है पूरा का पूरा जिसमें निमाड़ी भाषा बोली जाती है। तो खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर और धार का छोटा सा इलाका पड़ जाता है जहां पर क्या है भैया? ये निमाड़ी भाषा बोली जाती है। आखिरी बात करने वाले हम ब्रज बोली की। तो ब्रज भी पश्चिमी हिंदी का एक प्रकार है और प्रधान बोलियों में से एक है। यह ग्वालियर, भिंड, मुरैना, इन क्षेत्रों में प्रचलित है। ब्रज भाषा भैया साहित्य की अगर बात करें तो ब्रज भाषा अत्यंत समृद्ध है साहित्य की दृष्टि से। बड़े बड़े कभी आपने सुने होंगे सूरदास जी, मीराबाई, रसखान साहब, ये सभी इस भाषा के प्रमुख साहित्यकार, रचनाकार हैं। ब्रज भाषा उत्तरी क्षेत्रों में बोली जाती है। भिंड हो गया, मुरैना हो गया, ग्वालियर हो गया, दतिया, शिवपुरी, इन सारे क्षेत्रों में प्रमुखता ये ब्रज भाषा बोली जाती है, याद रखिए। तो भैया हमने पांचों की पांचों बोलियों की जो प्रमुखता मध्य प्रदेश में बोली जाती है इनकी बात कर ली। अब हम बात करेंगे कुछ जनजातीय बोलियों की। किसकी भैया? क्योंकि जनजाति भी मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा जनसंख्या है इनकी। और जनजातियां जो प्रमुख तीन जनजातियां हैं जिनकी बात करें तो सबसे बड़ी भील जनजाति है, इसके बाद गौंड जनजाति है और कोरकू जनजाति है। कौन सी? कोरकू जनजाति। तो इनकी प्रमुख बोलियां हैं जो कि उस क्षेत्र में बोली जाती हैं। सो प्रदेश के दक्षिण पूर्वी और पश्चिमी भाग में मंडला, डिंडौरी, सिवनी, छिंदवाड़ा, अलीराजपुर, झाबुआ, होशंगाबाद, इन सारे जिलों में बहुत सारी मात्रा में जनजातियां पाई जाती हैं और इन जनजातियों में विभिन्न जनजातीय बोलियां प्रचलित हैं। ठीक है भाई। इनमें प्रमुख बोलियां हैं भीली, गोंडी, कोरकू। क्या भैया? भीली, गोंडी,
कोरकू हमने बात करी हुई है इन जनजातियों की बोली की। तो भीली की बात करें तो भीली भारतीय आर्य परिवार की भाषा है। भीली भाषा भील जनजाति बोलती है। मध्य प्रदेश के भील जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में, जिनमें झाबुआ और अलीराजपुर जिले सम्मिलित हैं, इनमें यह सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है। गोंडी, गोंडी मध्य प्रदेश की गोंड जनजातियों के द्वारा बोली जाने वाली बोली है, जो मध्य प्रदेश के शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला, सिवनी, डिंडोरी इन जिलों में बोली जाती है। क्या भैया? गोंडी भाषा बोली। तो भैया भीली आप देखोगे तो यह है अलीराजपुर, झाबुआ प्रमुखता इनमें बोली जाती है। आसपास धार पे भी प्रभाव है। तो धार में बहुत सारी भाषाएं आपको देखने को मिलेंगी। एक तो मालवी भाषा मिलेगी, ठीक है, निमाड़ी भी मिल जाएगी, भीली भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आसपास के क्षेत्र में ऐसे ही होता है। ये बफर क्षेत्र होते हैं जहां पर हर प्रकार की आपको बोली मिल जाती है। हर प्रकार मतलब जो आसपास चल रही है वो। गोंडी देखो आप, तो ये गोंडी क्षेत्र है। उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, सिवनी, बालाघाट इन क्षेत्रों में आपको गोंडी बोली जो है प्रमुखता से मिल जाएगी, क्योंकि गोंड जनजाति प्रमुखता यही निवास करती है। कोरकू बोली जो है कोरकू जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, जो ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार से संबंधित है, और यह मुंडा शाखा की एक भाषा, ठीक है भाई। यह भाषा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और छिंदवाड़ा वाले क्षेत्रों में, जहां कोरकू जनजाति प्रमुखता रहती है, वहां बोली जाती है, याद रखिएगा। तो भाई ये आपका छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बैतूल वाला जो क्षेत्र है, हरदा में भी यहाँ पर कोरकू भाषा कोरकू जनजातियों के द्वारा बोली जाती है। तो ये रही आपकी सातों की सात। अब देख लो भैया, इन सब बोलियों की हम बात करें तो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें ये प्रमुखता बोली जाती है। हालांकि हमने ये चित्र के माध्यम से भी देख लिया और समझ भी लिया। तो सबसे बड़ी है बुंदेली बोली, जो पूरे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाने वाली है। इनमें सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, नरसिंहपुर, टीकमगढ़, विदिशा, रायसेन ये सारे क्षेत्र हैं इस बुंदेली भाषा से संबंधित। मालवी भाषा इंदौर, देवास, धार, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, मंदसौर इन क्षेत्रों में बोली जाती है। बघेली सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल वाले क्षेत्रों में बघेली भाषा बोली जाती है। ब्रज भाषा इंदौर, भिंड, मुरैना वाले क्षेत्रों में बोली जाती है। निमाड़ी भाषा खंडवा, खरगोन, धार, देवास, बड़वानी, झाबुआ, इंदौर इनमें बोली जाती है। और भीली, झाबुआ और अलीराजपुर में प्रमुखता से। गोंडी, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी में। और कोरकू, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा में। ये सारे के सारे जिले हैं जहां ये पर्टिकुलर बोलियां बोली जाती हैं। इनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं बहुत सारे प्रीवियस एग्जाम्स में, और अभी भी पूछे जा सकते हैं, तो इनको भूलना नहीं है अपने को। नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं, हमने भाषा और बोली की बात कर ली, अब साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बात हमको करना है। सो साहित्यकारों की बात करने वाले हैं हम, मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रमुख साहित्यकारों की, जिनकी रचनाएं से संबंधित क्वेश्चन कई बार एग्जाम में या बिल्कुल हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो भाई मध्य प्रदेश प्राचीन समय से साहित्य सृजन की दृष्टि से बहुत आगे रहा है, याद रखिएगा, अत्यंत समृद्ध रहा है। क्या है? मध्य प्रदेश साहित्य के सृजन के मामले में समृद्ध रहा है। और यह संस्कृत भाषा के महानतम साहित्यकार महाकवि कालिदास, कवि भर्तृहरि साहब और महाकवि भवभूति इन सब की जन्मस्थली और कर्मस्थली भी रहा है। तो ये तो संस्कृत भाषा के महानतम साहित्यकार हैं, इनकी भी हम बात करने वाले हैं। हिंदी के अंतर्गत बुंदेली हो गई और बाकी सारी मालवी, बघेली, निमाड़ी इन सब की भी बात करने वाले हैं। प्रमुख प्रमुख सारे साहित्यकारों की हम बात यहां करेंगे। तो प्राचीन कालीन जो साहित्यकार हैं पहले उनकी बात कर रहे हैं, प्राचीन से मध्यकालीन और आधुनिक सारों की हम बात यहां साहित्यकारों की करने वाले हैं। सबसे महान कवियों में गिनती होती है महाकवि कालिदास की भैया, और कालिदास साहब को जो है शेक्सपियर भी कहा जाता है, ठीक है जी हाँ बिल्कुल। तो महाकवि कालिदास, कवि भर्तृहरि साहब, भवभूति साहब, बाणभट्ट साहब, ये पूरे के पूरे हमारे प्राचीन साहित्यकार रहे हैं। इनकी हम बात एक एक करके करने वाले हैं। सबसे पहले बात हम कालिदास साहब की अगर बात करी जाए तो काली के दास हैं, और इनकी एक बहुत ही प्रमुख कहानी प्रचलित है कि भाई ये पहले महामूर्ख हुआ करते थे। महामूर्ख हुआ करते थे ये। एक बार भैया जंगल में उसी डाल पे बैठे थे जिसको ये काट रहे थे, उस पे बैठ के उसी को काट रहे थे। तो लोगों ने देखा, लोगों ने क्या, सेना निकल रही थी वहां से, उन लोगों ने देखा और खूब हंसते हैं। अच्छा, सेना किसी काम से जा रही थी क्योंकि उन्हें विद्वान ढूंढना था, उनको आदेश दिया था। तो विद्वान खत्म हो गए थे, खत्म क्या, मिल ही नहीं रहे थे यार, विद्वान छुपने लग गए। तो सेनापति ने कहा कि क्यों ना इसको ही विद्वान बना के ले जाते हैं। तो भैया इनको ले गए, इनसे बोला कि तुमको कुछ बोलना नहीं है वहां पे, है ना, दरबार में लेके गए। अच्छा, बात ये थी कि एक राजा थे,
राजा की राजकुमारी थी, वो बहुत विदुषी महिला हुआ करती थी, विदुषी यानी विद्वान हुआ करती थी, विद्योतमा नाम था उनका। अब भैया वो विवाह योग्य हो गई तो पिताजी ने बोला कि भाई शादी कर लो। अब मना कैसे कर दे पिताजी को, तो उन्होंने कहा ठीक है पिताजी शादी कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक शर्त है बस, और कोई शर्त नहीं है। बोले क्या? बोले हमें विद्वान चाहिए, हमारी श्रेणी का हो वो, अगर वो ऐसा मिल जाता है तो हमें विवाह करने में कोई समस्या नहीं। पिताजी ने कहा कोई समस्या नहीं है, भारत तो विद्वानों की भूमि है, यहाँ तो इतने विद्वान है, कोई दिक्कत है ही नहीं, बहुत अच्छी बात है, चलो हम चालू कर देते। तो स्वयंवर की बात हुई, पहले स्वयंवर चलते थे, है ना। तो भाई ये यहाँ पर प्रतियोगिता होनी थी, भारत के जितने बड़े बड़े विद्वान थे सबको बुलाने की बात हो गई कि भैया जो भी हमारी बच्ची से मतलब बच्ची के टक्कर का विद्वान होगा। अच्छा इसमें क्या है कि भाई टेस्ट लेना था किसको? वही विदुषी महिला जो थी विद्योतमा, वही टेस्ट लेने वाली थी। तो भाई एक एक करके बहुत सारे विद्वान आए, लेकिन भैया वो परास्त हो गए। किससे? विदुषी महिला से। अब क्या करें भैया, विद्वान मिले नहीं, और लोग और मजे लेने लगे, क्योंकि उस समय विद्वान ऐसे होते थे पंडित जी लोग जो भैया लोगों को डरा धमका के रखते थे। अब लोगों को पता चला कि ये तो ऐसे ही है यार, ये तो इतने विद्वान है ही नहीं, बताओ एक विदुषी महिला से हार गए यार ये। तो अब विद्वान डरने लगे, छुपने लग गए। अब सेना को आदेश मिला कि भैया जिस जिस शहर में जहां जो विद्वान मिले लेके आओ भाई, नहीं तो शादी कैसे होगी बच्ची की। तो भाई जा रही थी सेना, और वही एक जंगल में क्या है, ये महोदय जो है कालिदास जी, कालिदास तो इनका नाम बाद में पड़ा, ये अब क्या ही बताइए, अब पेड़ पे बैठे थे, उसी डगाल को काट रहे थे जिस पे बैठे थे। तो लोग निकले और उन्होंने देखा, सेना के लोगों ने, बोले हंसने लग गए, बोले कैसा बेवकूफ व्यक्ति है भाई, ये तो मूर्ख है, इसको यही नहीं पता कि कहाँ से क्या पेड़ काटना होता, उसी डगाल पे बैठा हो वही काट रहा है, ये कट जाएगी, गिरेगा और मर और जाएगा, दिक्कत है। लोगों ने कहा क्या ही फर्क पड़ता है, ये मूर्ख है ही, अपने को विद्वान मिल नहीं रहे, एक काम करते हैं इसको विद्वान बना के ले चलते हैं। कालिदास जी को ले जाया गया। अब ले जाया गया तो इनने बोला सेनापति ने कि भाई तुम्हें एक काम करना, तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, बस मुंह बंद रखना है और कोई समस्या। बोले ठीक है। कालिदास को ले गए, विदुषी महिला सामने थी, वो विद्योतमा। उनने फिर क्वेश्चन करे, उनने कहा देखो आज इन महाराज का क्या है कि ये बहुत बड़े विद्वान है और ये मौन व्रत रखे, बोलेंगे नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे। फिर बोले कैसे, क्या वो टेस्ट ले पाएंगे? बोले तो सांकेतिक भाषा में बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या बात कर, इतने बड़े विद्वान है, सांकेतिक भाषा में? अरे हाँ बोले। कहा ठीक है। अब विदुषी महिला ने बस कुछ नहीं है, उनने बढ़िया क्वेश्चन 2 पूछने थे, ज्यादा पूछने नहीं थे, तो एक क्वेश्चन पहले नंबर पे पूछा, एक उंगली दिखा के, एक उंगली दिखाई। अब कालिदास बोले क्या ही करूं मैं, समझ में तो उनको आ ही नहीं रहा था, बोलना कुछ था नहीं, है ना। तो उन्होंने 2 उंगली दिखा दी। विदुषी महिला बोली सही है, सही है। अरे कालिदास टेंशन में, बोले क्या ही सही हो गया, इधर समझ में ही नहीं आया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछना था, तो दूसरा क्वेश्चन पूछना था, उनने भैया हाथ दिखाया ऐसे 5। अब कालिदास फिर टेंशन में, क्या ही जवाब दूं, तो उनने ऐसे मुक्की दिखा दिया, बिल्कुल मुट्ठी दिखा के। विदुषी ने कहा सही है, सही है। अब कालिदास की टेंशन, भैया क्या ही सही हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। अच्छा 2 क्वेश्चन पूछने थे, 2 क्वेश्चन सही हो गए, तो यानी यहाँ पे महाविद्वान है। और वो भैया राजी हो गई कि यार इतना बड़ा विद्वान व्यक्ति है, शादी भी हो गई। शादी के बाद यार छुपाई तो छुपती नहीं है चीजें, पता चला कि ये तो भंवर बेवकूफ व्यक्ति निकले। उनने पूछ लिया होगा रात रात को एक आध बार की महोदय मतलब स्वामी बताइए ये उस दिन आपने कैसे पता कर लिया कि हम ये क्या पूछने वाले हैं आपसे। उन्होंने कहा क्या पता करना है, उसमें क्या है। बोले हमने 2 क्वेश्चन आपसे पूछे थे और आपने सही सही जवाब दिए, कैसे कैसे समझ लिया कि हमने क्वेश्चन क्या पूछे। उन्होंने कहा पूछना क्या था, आपने ऐसी एक उंगली दिखाई कि आंख फोड़ देंगे एक, तो हमने कहा हम दोनों फोड़ देंगे। अच्छा तो वो समझ गए कि भैया ये बेवकूफ व्यक्ति है, फिर दूसरा पूछने की हिम्मत तो जुटा नहीं पाएगी, दूसरा क्वेश्चन और बता दो। लेकिन फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है पूछ तो लिए, पूछ लेते भैया, फिर दूसरे क्वेश्चन का क्या हुआ। उन्होंने कहा हमें लगा तुम कह रही हो तो पाड़ा मार देंगे, उन्होंने कहा मक्का मार देंगे। उन्होंने कहा ये तो बबर बेवकूफ व्यक्ति है, मैं नहीं रहूंगी इसके साथ। चली जाती है, फिर वो मायके चली जाती है। मायके चली जाती है तो तब तक भैया कालिदास तो बड़े गुस्से में आ गए। गुस्से मतलब यार कि शादी हुई और ये पत्नी चली गई है, तो यार दुख तो होता ही है। फिर इन्हें मनाने की कोशिश करी, लेकिन वो तो विदुषी महिला, उन्होंने कहा भैया दूर रहो, तो मेरे को मतलब नहीं है तुमसे। अब कालिदास जी भैया इसमें आ गए, उनकी ईगो हर्ट हो गया कि क्या ही करूं। तो काली जी को मानते थे, काली जी के मंदिर गए और वहीं बैठ के तपस्या करने लगे कि काली जी आप ही हैं अब सहारा, मैं आपका ही भक्त हूं और कुछ तो हो नहीं सकता है। फिर ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने अपनी जिह्वा, जीभ जो है वो क्या कर दी थी, अर्पण कर दी काली जी को। काली जी प्रसन्न हो गई और उन्हें फिर वरदान दिया कि भैया तथास्तु, आप बड़े विद्वान होंगे। और बस तब से फिर भैया वो कालिदास कहलाए। समझ रहे हो, तो इतने बड़े विद्वान बन गए, ये महाकवि कालिदास कहलाने लग गए। और इन्होंने फिर एक रचना करी, इनकी जो रचना थी भैया मालविका अग्निमित्रम।
उस रचना से तो मान के चली कि उस समय के विक्रमादित्य जो राजा थे वो इतने प्रसन्न हुए कि भैया उनको अपना नवरत्नों में शामिल कर लिया, शुमार कर लिया। और इनकी यही रचना है। तो कालिदास जी संस्कृत भाषा के महान कवियों और नाटककारों में से एक हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इनके, और हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनकी रचनाओं से संबंधित, सारी चीजों से संबंधित। कालिदास जी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो गुप्त वंश के सबसे शक्तिशाली शासक रहे हैं, उनके नवरत्नों में इनको शामिल किया गया था। और अद्वितीय नाटकों की रचना के कारण कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ठीक है, मध्य प्रदेश नहीं भारत के सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका क्वेश्चन है ये, इसलिए याद रखना है। इनकी रचनाओं की बात करें तो 7 रचनाएं हैं बहुत प्रमुख जिनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रघुवंशम, रघुवंशम भैया ये क्या है? ये महाकाव्य है इनका, किसका? कालिदास जी का रघुवंश के बारे में, मतलब पूरी वंशावली इन्होंने लिखी हुई है। प्रौढ़तम कृति इसको माना जाता है, संस्कृत साहित्य का सबसे उत्कृष्ट महाकाव्य इसको बोला जाता है। कुमार संभवम, क्या भैया? कुमार संभवम ये भैया पहला महाकाव्य है, किसका? महाकवि कालिदास जी का। शिव पार्वती जी के विवाह, कुमार कार्तिकेय का जन्म, तारकासुर का वध, ये सारी कथा संस्कृत में इन्होंने इस महाकाव्य कुमार संभवम में लिखी है बड़े अच्छे से, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, दुष्यंत शकुंतला का नाम आपने सुना होगा, बिल्कुल, राजा दुष्यंत और कण्व ऋषि की कन्या है शकुंतला। इनके प्रेम प्रसंग के बारे में इन्होंने इस अभिज्ञान शाकुंतलम में पूरा विस्तृत वर्णन किया हुआ है। मालविका अग्निमित्रम, मालविका और अग्निमित्र, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है बहुत सारे एग्जाम्स में। मालविका थी और अग्निमित्र थे, पुष्यमित्र शुंग के पुत्र हुआ करते थे, शुंग वंश के शासक थे ये। इन दोनों के प्रेम कहानी के बारे में वर्णन है मालविका अग्निमित्रम में। पहली रचना इसको माना जाता है, श्रृंगार रस प्रधान ये नाटक है, जिसको देखकर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी प्रसन्न हो गए थे और इनको अपने दरबार में मतलब शामिल कर लिया था। शुंग वंशी शासक अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी है मालविका अग्निमित्रम में। इसके अलावा इनकी 3 और रचनाएं। विक्रमोर्वशी, ये बाद में इन्होंने नाटक लिखा था जो विक्रमादित्य थे उनके लिए, ठीक है। राजा पुरुरवा और अप्सरा उर्वशी की प्रेम कहानी के अलावा इन्होंने विक्रमादित्य के लिए भी यहां पर इसमें चीजें लिखी हुई है। ऋतु संहार, ये भैया 6 ऋतुओं का वर्णन इन्होंने इस अपने काव्य में किया है, खंड काव्य ये माना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। सो ऋतु संहार, 6 ऋतुओं का वर्णन। और मेघदूत, भैया बादल को इनने दूत बना दिया और वो क्या कर रहा है, वो अब पत्र भेज के पहुंचा रहा है ना, दूत बना के। प्रकृति के सौंदर्य का मानवीकृत वर्णन, यक्ष की कथा, इस कृति में कवि ने जो कल्पनाएं करी हैं वो अपने चरमोत्कर्ष पे थे इस समय। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, हमेशा एग्जाम में आते हैं। मध्य प्रदेश नहीं, भारत की तमाम जिसमें जनरल नॉलेज पूछा जाता है उसमें ये क्वेश्चन आ चुके हैं और पूछे जा सकते हैं और पूछे जाएंगे, तो याद रखना है इसको। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं दूसरे महाकवि भर्तृहरि की। किसकी भैया? प्रसिद्ध लोक कवि हैं ये भर्तृहरि साहब। इन्होंने लोक कथाओं और जन श्रुतियों के अनुसार भर्तृहरि सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? बड़े भाई, किसके? विक्रमादित्य के, जो कि उज्जैन के राजा थे भैया। इन्होंने फिर बाद में सब त्याग के, सारी मतलब राजपाट त्याग के क्या है, संन्यास ले लिया था। तो इनकी साधना स्थली चुनार, उत्तर प्रदेश में चुनार का किला जीता था, याद हो अगर आपको, हमने डिस्कस किया है मध्यकालीन भारत के इतिहास में। तो भैया हुमायूं और शेरशाह सूरी, तो सूरी ने चुनार का किला जीत लिया था। तो इनकी समाधि स्थल राजस्थान के सरिस्का आपने नाम सुना, उद्यान है ना, अलवर में ये स्थित है, ठीक है। उज्जैन में गढ़ कालिका मंदिर है, इनके समीप इनकी क्या है, गुफाएं हैं, भर्तृहरि की गुफाएं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कहां है, तो उज्जैन में है भर्तृहरि की गुफाएं। और भर्तृहरि और बाबा गोरखनाथ इन्होंने योग साधना यहां पर करी हुई है, ठीक है। सो भर्तृहरि साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनकी रचनाओं की बात कर लें सो इन्होंने वाक्पदीय वृत्ति वृतांत सूत्र वृत्ति, क्या भैया? वाक्य पदीय वृत्ति वेदांत सूत्र वृत्ति, ये इनकी प्रमुख रचना है। महाभाष्य त्रिपदी, वाक्य प्रदीप, भाग वृत्ति, महाभाष्य दीपिका, शब्द धातु समीक्षा, मीमांसा सूत्र वृत्ति, त्रिशतक, ये कई बार पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। ये रचनाएं जो हैं भर्तृहरि की, ये 3 शतक पूछे जाते हैं। त्रिशतक मतलब 3 शतक है, शतक यानी
शतक लगाना आप समझते हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, ये इनकी प्रमुख रचनाएं जो कई बार पूछी जाती है। किसकी है? त्रिशतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक भर्तृहरि की प्रमुख रचनाएं हैं। ये आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट है भवभूति, ये भी महान कवि रहे हैं। भवभूति संस्कृत के नाटककार रहे हैं। इनका नाम जो है श्रीकंठ पद लक्षण, श्रीकंठ पद, श्रीकंठ पद लक्षण भवभूति था। और ये पद्मपुर महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में पड़ता है, यहाँ के निवासी थे। कन्नौज के शासक यशोवर्मन के ये दरबारी कवि हुआ करते थे भवभूति। इन्हें प्राचीन भारत का मिल्टन कहा जाता है। क्या कहा जाता? मिल्टन। प्राचीन भारतीय इतिहास में मिल्टन की इनको उपाधि दी गई है। भवभूति की प्रमुख रचनाओं में ये तीनों रचनाएं कई बार पूछी जाती हैं, इसलिए इनको नहीं भूलना है। मालती माधव, मालती माधव में मालती और माधव इनके प्रेम प्रसंग का बहुत ही सुंदर वर्णन किया हुआ है। महावीर चरित्र, यह वीर रस से प्रधान रचना है। इसमें राम कथा की पूरी वर्णन किया गया है। उत्तर रामचरित, यह संस्कृत भाषा का पहला नाटक माना जाता है। याद रखिएगा कौन सा? उत्तर रामचरित। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये तीनों रचनाएं पूछी जाती हैं जो भवभूति से संबंधित हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बाण भट्ट साहब। बाण भट्ट साहब भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्नौज के शासक थे हर्षवर्धन। इनके दरबारी कवि रहे हैं, लेखक रहे हैं बाण भट्ट। और बाण भट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक हुआ करते थे, कवि हुआ करते थे। दो प्रमुख ग्रंथ हैं, हर्षचरित और कादंबरी, और ये दोनों पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में, इसलिए इनको भूलना नहीं है। हर्षचरित की रचना किसकी? बाण भट्ट की, हर्षचरित और कादंबरी। इसके अलावा हर्षचरित में राजा हर्षवर्धन का जीवन परिचय है। कादंबरी विश्व का पहला उपन्यास माना जाता है। क्या भैया? पहला उपन्यास है विश्व का। कौन सा? कादंबरी। ठीक है। इसके अलावा कादंबरी पूर्ण होने से पहले ही बाण भट्ट एक्सपायर हो जाते हैं, तो इसको पूरा नहीं कर पाए, है ना। उनके बेटे ने फिर पूरा किया, भूषण भट्ट ने इसको। किसको? कादंबरी को। ठीक है। बाण भट्ट की प्रमुख रचनाएं हमने देखी ली है। हर्षचरित, कादंबरी और अन्य रचनाओं में चंडी शतक, पार्वती परिणय, मुकुट तांडिक, तड़ितक, मुकुट तड़ितक। तो ये याद रखिएगा, ये पूछी जाती है। मध्य प्रदेश के मध्यकालीन साहित्यकार, हमने प्राचीन साहित्यकारों की बात कर ली। कौन कौन से हो गए? कालिदास साहब हो गए। कालिदास साहब के बाद हमने बात करी भर्तृहरि की, भर्तृहरि के बाद भवभूति की और बाण भट्ट की। किसकी? बाण भट्ट की। तो ये भैया चारों के चार बहुत ही महान कवि रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के। अब बात कर रहे हैं मध्यकालीन साहित्यकार, मध्यकालीन भारत में इतिहास में कौन कौन से रहे हैं? तो केशव दास साहब बहुत फेमस है। भूषण वीर रस के प्रधान कवि माने जाते हैं, और इनकी रचनाएं तो मतलब वीर रस से भर देती है। पद्माकर साहब हैं। राजा भोज साहब, ये राजा भी रहे हैं और ये अपने आप में बहुत बड़े विद्वान भी थे। तो ये मध्यकालीन साहित्यकार रहे हैं। आचार्य केशव दास, इनका जन्म अगर बात करें तो 1555 में टीकमगढ़ के ओरछा नगर में हुआ था। टीकमगढ़ के ओरछा में हुआ था। रीति काल के ये पहले कवि माने जाते हैं। किसके? रीति काल के प्रथम कवि हैं। कविता में इन्होंने भाषा की दुरूहता, क्लिष्टता, इसके कारण क्या है? कठिन काव्य का प्रेत इनको कहा जाता है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? तो ये भैया केशव दास जी हैं, जिनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है। आचार्य केशव दास जी की प्रमुख रचनाएं और उनकी विशेषताएं, जिनमें रसिक प्रिया और कवि प्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी रचनाएं हैं, जिनको मुक्तक काव्य कहा जाता है। रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित्र, ये प्रबंध काव्य है। अन्य रचनाओं में विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर, रामचंद्रिका या रसचंद्रिका, राम अलंकृत मंजूरी, ये सभी इनकी अन्य रचनाएं हैं। लेकिन रसिक प्रिया और कवि प्रिया ये कई बार पूछे जाते हैं, ये मुक्तक छंद है। ठीक है। भूषण जी, अरे वाह, रीतिकाल के प्रमुख कवियों में एक है। इनका जन्म 1613 से 1715 के मध्य माना जाता है, कंफर्म नहीं है। और चित्रकूट के राजा रुद्रराज के द्वारा इन्हें भूषण की उपाधि दी गई थी। किसकी? भूषण की उपाधि प्रदान करी गई थी छत्रपति शिवाजी, और बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल हैं, इनके समकालीन इनको माना जाता है। और इनकी रचनाओं में वीर रस प्रधान है, यही इनकी रचनाओं में अपनी आप में विशेषता है। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। छत्रसाल दशक, ये कई बार पूछी रचना है। भूषण, हजारा, छंद माला, भूषण उल्लास, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। लेकिन याद, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, शिवराज भूषण, इनको रखना है। ये सारे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं इनकी रचनाओं से संबंधित। वीर रस प्रधान इनका, वीर रस
ठीक है भैया, वीर रस से संबंधित रचनाएं हैं इनकी, और ये राजा छत्रसाल और छत्रपति शिवाजी के समकालिक माने जाते हैं। पद्माकर साहब, बहुत बढ़िया। पद्माकर साहब का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में माना जाता है 1753 में। ठीक है, रीतिकाल के अंतिम सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कवि इनको पद्माकर जी को माना जाता है, और कविताओं में ब्रज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है, शुद्ध रूप देखने को मिलता है। जैनपुरा, सुगरा शासक, उदयपुरा, इन सब, प्रताप सिंह, ग्वालियर के दौलतराव सिंधिया, इनके संरक्षण में इन्होंने क्या है, इनके दरबार में रहे हैं, दरबारी कवि की भूमिका निभाई है। इनकी रचनाओं की बात करें तो गंगा लहरी कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, याद रखिएगा। प्रबोध पचासा, राग रसायन, जयसिंह विरुदावली, हिम्मत बदर विरुदावली, ठीक है, प्रबोध चंद्रोदय और प्रताप विरुदावली, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। लेकिन गंगा लहरी कई बार पूछी जा चुकी रचना है, याद रखिएगा, कवि पद्माकर जी। राजा भोज, ये राजा भी थे और विद्वान तो थे ही, परमार वंश के महानतम शासकों में इनका नाम आता है। और भैया विद्वान, कवि, दार्शनिक, ज्योतिषी, इनकी तो जितनी तारीफ करो कम है। इन्हें मालवा की राजधानी धारा नगरी, यानी जो धार आज कहलाता है, उस पर 8वीं से 14वीं शताब्दी तक क्या है, परमार वंश ने शासन किया हुआ है। और भैया भोपाल इनके नाम पर ही नाम पड़ा है। राजा भोज की हैं ये रचनाएं, याद रखिएगा, पद्माकर गलत लिख गया है। ठीक है, सरस्वती कंठाभरण, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है मध्य प्रदेश पीएससी में। श्रृंगार मंजरी, चंपू रामायण, चारुचर्या, तत्व प्रकाश, ठीक है, ये कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, सरस्वती कंठाभरण। ठीक है, तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ये राजा भोज साहब की। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करें आधुनिक साहित्यकारों की। तो भैया हमने प्राचीन की बात कर ली, मध्यकालीन साहित्यकार, अब बारी आती है आधुनिक साहित्यकारों की, जिनमें भैया माखनलाल साहब, गजानन माधव मुक्तिबोध साहब, माखनलाल चतुर्वेदी साहब है ना, और गजानन माधव मुक्तिबोध साहब है, सुभद्रा कुमारी चौहान साहब हैं, और बालकृष्ण शर्मा नवीन साहब है ना। तो ये प्रमुख क्या है, साहित्यकार रहे हैं मध्य प्रदेश के पंडित माखनलाल चतुर्वेदी साहब। इनके नाम पर तो भैया विश्वविद्यालय भी बन चुका है, याद रखिएगा। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि, लेखक, पत्रकार भी रहे हैं पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी। 4 अप्रैल 1889, कब की बात है, 4 अप्रैल 1889 को बाबई भैया होशंगाबाद में पड़ता है, जिसको अब माखनलाल जी के नाम से जाना जाता है, होशंगाबाद में पड़ता है। इनका निधन 30 जनवरी 1968 को भोपाल में हुआ है। कहां हुआ है, भोपाल में इनका निधन हो चुका है। भारतीय आत्मा, ये इनकी उपाधि है, याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं, तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं। और यह है प्रथा, कर्मवीर, ये समाचार पत्र हैं, इन्होंने संपादन इनका किया है। स्वतंत्रता आंदोलन जो चल रहा था उस समय भैया भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया है। इसके अलावा 1955 में हिम तरंगड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनकी रचना है जो पूछी जाती है। काव्य के लिए इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है 1955 में। 1963 में पद्म भूषण पुरस्कार भी इनको प्रदान किया जा चुका है। तो हिम तरंगड़ी कई बार पूछा जा चुका है कि ये रचना किसकी है, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। और भैया पुष्प की अभिलाषा तो सुना ही होगा आपने, मुझे फेंक देना बनमाली उस पथ पर तुम जाकर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद जाए वीर अनेक, वो भैया बहुत ही फेमस रचना है इनकी। माखनलाल चतुर्वेदी सम्मान मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी के द्वारा शुरू किया गया है 1981 में, ठीक है भैया। और 1991 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय जो भोपाल में स्थापित है, ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है इनके नाम से। कौन सी, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता यूनिवर्सिटी, ठीक है ना भैया। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी रचनाओं की बात करें तो हिम किरीटनी, हिम तरंगणी, समर्पण, माता मरण, ज्वार, धूम्र बलय, बेड़ू लोग गुजे धरा और पुष्प की अभिलाषा। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। उठ नहान। गद्यात्मक कृतियों की बात करें तो कृष्णार्जुन युद्ध, संगीत के देवता, समय के पांव, युग चरण, अमीर इरादे, गरीब इरादे, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये पूछी गई रचनाएं हैं, याद रखना है, इनको भूलना नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन यहां से बन जाता है। अब भैया मुक्तिबोध साहब की बात करें, गजानन माधव मुक्तिबोध साहब हिंदी साहित्य के प्रमुख कवियों लेखकों में भी इनका नाम शुमार है। 13 नवंबर 1917 को शिवपुरी जिले में इनका जन्म होता है। कहां, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म 1917 में होता है। प्रगतिशील कविता और नई कविता के मध्य का सेतु इनको माना जाता है। प्रगतिशील और नए
है ना, कविता के छायावाद के उत्तर काल से संबंधित गजानन माधव मुक्तिबोध तार सप्तक के पहले कवि माने जाते हैं, प्रतिष्ठित। अब भैया इनकी रचनाओं की बात करें तो चांद का मुंह टेढ़ा है, ये इंपॉर्टेंट है, जो कई बार रचना पूछी जा चुकी है कि किसकी रचना है, चांद का मुंह टेढ़ा है, ठीक है। भूरी भूरी खाकदूत, कहानी संग्रह, काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, उपन्यास में विपात्र, भारत इतिहास और संस्कृति, आलोचनात्मक कृतियों में कामायनी, ये पूछी गई रचना है, याद रखना है। चांद का मुंह टेढ़ा, कामायनी ये पुनर्विचार है, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं। तो भैया ये सब याद रखना है आपको, गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचनाएं। नेक्स्ट है भैया सुभद्रा कुमारी चौहान साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब महिला साहित्यकार हैं ये, और इनका नाम इतना अपने आप में शुमार है, ठीक है। असमय इनकी मृत्यु हो जाती है कार दुर्घटना में। हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री हैं भैया, लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान साहब। 16 अगस्त को 1904 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के निकट निहालपुर गांव है जहां इनका जन्म हुआ था। इनका विवाह जो है मध्य प्रदेश के खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ इनका विवाह हो जाता है, तो ये मध्य प्रदेश में खंडवा की निवासी हो गई। अब सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता से प्रेरित होकर राष्ट्र प्रेम पर कविताएं लिखी हुई हैं, जिनमें झांसी की रानी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये बहुत प्रसिद्ध कविता है जो सुभद्रा कुमारी चौहान साहब ने लिखी हुई है और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जलियांवाला बाग में बसंत आएगा, ये इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। और रचनाओं की बात करें तो मुकुल, बिखरे मोती, ये पूछा गया क्वेश्चन है। उन्मादनी, सीधे साधे चित्र और मात्र मंदिर में राखी, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, याद रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है कई बार, ठीक है। पंडित बालकृष्ण शर्मा, नवीन साहब, तो नवीन तो इनको उपाधि दी गई थी, है ना, बालकृष्ण शर्मा। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का जन्म 8 दिसंबर 1897 को शाजापुर जिला है मध्य प्रदेश में, भयाना गांव है वहां पर हुआ था। और ये प्रताप और प्रभा, ये दो उस समय की पत्रिकाएं हैं, इनका संपादन इन्होंने किया हुआ है। 1955 में राजभाषा आयोग का इनको सदस्य भी बनाया गया था। हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार करने में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है। और प्रमुख रचनाओं में उर्मिला, ये महाकाव्य है जो कई बार पूछा जा चुका है, किसकी रचना है, उर्मिला महाकाव्य किसकी है, पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की। प्राणार्पण, ये खंड काव्य है। कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक और क्वासी, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। लेकिन उर्मिला के लिए महाकाव्य है और इनको इन रचना के लिए बहुत जाना जाता है और क्वेश्चन ही कई बार पूछा जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र जी, ये भैया ये भी हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध गांधीवादी कवि माने जाते हैं, विचारक रहे हैं। ये 29 मार्च 1913 को इनका जन्म भी होशंगाबाद में हुआ है। नर्मदा का पानी बड़ा मीठा है ना, होशंगाबाद से निकलता है। टिकरिया गांव में इनका जन्म हुआ था और ये भैया बड़े बड़े कवि और लेखक बन जाते हैं। इन्होंने कल्पना, ये उस समय की पत्रिका है, इसका संपादन इन्होंने किया हुआ है और अज्ञे जी के द्वारा संपादित द्वितीय और सप्तक में अग्रणी कवि के रूप में इन्होंने काम किया हुआ, ठीक है। 1972 में इनकी कृति बुनी हुई रस्सी, कौन सी, बुनी हुई रस्सी, इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसके लिए मिला था, 1972 में। 1983 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इन्हें शिखर सम्मान भी प्रदान किया जा चुका है। किसको, भवानी प्रसाद मिश्र जी को। तो इनकी रचनाएं की बात करें भैया तो भैया गीत फरोश, गांधी पंचसती, खुशबू के शिलालेख, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। खुशबू के शिलालेख किसकी रचना है, भवानी प्रसाद मिश्र जी की। त्रिकाल संध्या, नीली रेखा, तुकों के खेल, अंधेरी कविताएं, जिन्होंने मुझे रचा, संस्मरण है, मानसरोवर दिन, कुछ नीति कुछ राजनीति, ये निबंध है। लेकिन ये दो याद रखना, खुशबू के शिलालेख, अंधेरी कविताएं, किसकी रचना है, भवानी प्रसाद मिश्र जी की। और ये कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं रिपीटेडली मध्य प्रदेश पीएससी तक में, ठीक है। डॉक्टर वसीर बद्र, ये भैया उर्दू के बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं, याद रखिएगा, डॉक्टर वसीर बद्र। और ये शायर भी हैं, मैं शायर तो नहीं लेकिन ये है शायर, ठीक है। सो शायर रहे हैं वसीर बद्र। इनका जन्म 15 फरवरी 1945 को अयोध्या में हुआ है, जो उत्तर प्रदेश में है, और बाद में ये भोपाल मध्य प्रदेश में आके बस गए भाई। 1994 में इनका कविता संग्रह है आस, क्या नाम है, आस।
उर्दू में है ये, और इसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1999 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित है डॉक्टर वसीर बद्र जी। और इनकी प्रमुख रचनाओं में हिंदी तुम्हारे लिए, उजाले, अपनी यादों के कौच, उजालों की परीक्षा, रोशनी के घरों दे, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। नेक्स्ट भैया हरिशंकर परसाई जी। भैया इनको कौन भूल सकता है, ये बहुत ही बड़े व्यंग्यकार रहे हैं हरिशंकर परसाई जी। होशंगाबाद में इनका जन्म रहा है। प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी 22 अगस्त 1924 को होशंगाबाद जिले के जमनी गांव बोलते हैं, जमानी गांव, होशंगाबाद में बहुत प्रसिद्ध कवि और लेखक का जन्म हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, परसाई जी वसुधा और प्रहरी, ये उस समय की पत्रिकाएं हैं, मासिक पत्रिकाओं का संपादन इन्होंने किया है। 1982 में व्यंग, ये चूंकि बहुत बड़े व्यंग्यकार रहे हैं, तो विकलांग श्रद्धा का दौर, क्या भैया, विकलांग श्रद्धा का दौर, इसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा इनकी जो रचनाएं हैं बहुत फेमस रचनाएं हैं, याद रखिएगा, और कई बार क्वेश्चन इनसे बनते हैं। सभी रचनाओं में निबंध तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, ये रचना कई बार पूछी जा चुकी है, इसको भूलना नहीं है। भूत के पांव पीछे किसकी है, ये हरिशंकर परसाई की रचना। बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, काग भगोड़ा। उपन्यासों में रानी नागफनी की कहानी, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रानी नागफनी की कहानी। तह की खोज, ज्वाला और जल, कहानी हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, और भोला राम का जीव। तो ये भोला राम का जीव कई बार पूछी गई रचना है, याद रखिएगा। 3 रचनाएं याद रखनी है, भूत के पांव पीछे, रानी नागफनी की कहानी और भोला राम का जीव। ठीक है, बहुत ही फेमस रचनाएं हैं हरिशंकर परसाई जी की, याद रखना है। कई बार मध्य प्रदेश पीएससी तक में ये पूछी जा चुके क्वेश्चन है। शरद जोशी साहब, भैया इनको कौन भूल सकता है, इनके नाम पर तो भैया पुरस्कार भी मिलता है। हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक हैं, व्यंग्यकार ये भी रहे हैं शरद जोशी साहब। 21 मई 1931 इनका जन्म हुआ है उज्जैन जिले में। कहां हुआ है, उज्जैन जिले में। 1951 से 56 नई दुनिया समाचार पत्र जो आज भी चलता है, उसके लिए इन्होंने व्यंग्य लेखन का कार्य किया हुआ है। 1990 में पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है, और इनकी स्मृति में व्यंग्य लेखन के क्षेत्र में शरद जोशी सम्मान भी प्रदान किया जाता है 1992 से, याद रखिएगा। 1992 से शरद जोशी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, व्यंग्य लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है। बहुत बड़े व्यंग्यकार रहे हैं। इनकी रचनाओं की बात करें तो निबंध में परिक्रमा, फिर किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लिया, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, नाटक अंधों का हाथी और एक था गधा, उपन्यास मैं केवल मैं, वाह, कहानी है तिलिस्म, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो बिया ये बहुत बड़े व्यंग्यकार रहे हैं। मुल्ला रामोजी साहब, वाह, इनके नाम से तो फिल्म सिटी भी बन गई है, याद रखिएगा। मुल्ला रामोजी साहब ये उर्दू शैली के जन्मदाता हैं, गुलाबी उर्दू शैली के। ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश पीएससी में पूछा जा चुका है, गुलाबी उर्दू के जनक किसे कहा जाता है, तो मुल्ला रामोजी साहब हैं, जिनको गुलाबी उर्दू शैली का जनक माना जाता है। प्रसिद्ध शायर, मैं शायर तो नहीं मगर ये शायर हैं, याद रखिएगा। इनका जन्म 21 मई 1896 को भोपाल में ही हुआ है। कहां हुआ है, भोपाल में हुआ है। मुल्ला रामोजी की प्रमुख रचनाओं में बात करें तो लाठी और भैंस, मीकालात गुलाबी, ख्वातीन, अंगुरा, इंतखाबे गुलाबी उर्दू, शादी, औरत जात, गुलाबी शायरी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो पूछी जा चुकी हैं, याद रखिएगा। कामता प्रसाद गुरु, ये भी बहुत बड़े व्याकरणाचार्य रहे हैं हिंदी भाषा के। इनका जन्म 1875 में सागर जिले में हुआ है। और भैया बाल सखा सरस्वती, ये उस समय की पत्रिकाएं हैं जिनका संपादन इन्होंने किया हुआ है। और कामता प्रसाद गुरु जी की रचनाओं की बात करें तो हिंदुस्तानी शिष्टाचार, पार्वती और यशोदा, ये उपन्यास है। विनय पचासा ब्रजभाषा का काव्य है। और भौमासुर वध, पद्म पुष्पावली, सत्य प्रेम, ये इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं जिनको आपको याद रखना है। कवि प्रदीप, भैया इनका नाम आज भी फेमस है, याद रखिएगा। ये देशभक्ति वाले कवि प्रदीप जी रहे हैं, इनकी रचनाएं देशभक्ति से संबंधित रही हैं। तो देशभक्ति से प्रेरित हिंदी के प्रसिद्ध कवि और गीतकार कवि प्रदीप, इनका जन्म 6 फरवरी 1915 को उज्जैन जिले के बड़नगर में हुआ था। कहां हुआ था, बड़नगर में इनका जन्म हुआ था। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा कई बार। इसके अलावा ये तो आप सभी को पता ही है, मेरे वतन के लोगों,
जरा आंख में भर लो पानी। तो भैया ये दोनों बहुत ही फेमस रचनाएं हैं देशभक्ति की, जो कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं। कवि प्रदीप जी की रचनाएं हैं, इनको भूलना नहीं है आपको। गिरजा कुमार माथुर साहब हैं, ये भी प्रसिद्ध कवि, नाटककार और समालोचक रहे हैं। गिरजा कुमार माथुर जी 2 अगस्त 1919 को अशोकनगर जिले में इनका जन्म हुआ है। 1919 में कविता संग्रह में वक्त के सामने के लिए इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार और भैया 1993 में व्यास सम्मान इनको प्रदान किया जा चुका है। सॉरी 91 है ये, है ना, 19 में तो जन्म हुआ था। 1991 में कविता संग्रह में इनको ये साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। इनका लिखा हुआ गीत है हम होंगे कामयाब एक दिन, सुना है कि नहीं सुना? बिल्कुल, ये इनका गीत है हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। गिरजा कुमार माथुर की और रचनाओं में मंदार, नास और निर्माण, मंजीर, धूप के धान, सिला पंच चमकीले, ठीक है, सिला पंख चमकीले, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। लेकिन जो प्रमुख है हम होंगे कामयाब, ये याद रखिएगा, ये पूछी गई रचना है गिरजा कुमार माथुर जी की। चंद्रकांत देवताले, ये भी प्रसिद्ध कवि और लेखक रहे हैं। देवताले जी 7 नवंबर 1936 को बैतूल जिले में झील खेड़ा जो गांव है वहां इनका जन्म हुआ था। और इनकी रचनाओं में दीवारों पर खून से, पत्थर की बेंच, हड्डियों में छिपा ज्वर और लकड़ भग्गा हंस रहा है उजाड़ में संग्रहालय, तो ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। नरेश मेहता जी प्रसिद्ध उपन्यासकार रहे हैं। नरेश मेहता जी 16 फरवरी 1922 शाजापुर में इनका जन्म हुआ है। साहित्यिक पत्रिका है कृति और इंदौर से चौथा संसार, ये एक हिंदी की दैनिक पत्रिका रही है जिसका संपादन इन्होंने किया हुआ है। 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। किससे? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। रचनाओं में इनकी प्रमुख है चैत्या, यह पथ बंधु था, प्रसाद पर्व, अरण्य और पुरुष, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नरेश मेहता जी की, जिनको याद रखना है। बाल कवि बैरागी, वाह, ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं, इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 फरवरी 1931 मंदसौर जिले के रामपुर गांव में जन्म हुआ है। 13 मई 2018 इनके गृहनगर में जो कि मनासा है, इनका निधन हो चुका है। और भैया बाल कवि बैरागी जी की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो भाभी रक्षक देश के, दो टूक, दीपट पर दीप, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, सारा देश हमारा और चांद में धब्बा, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, याद रखिएगा। प्रभुदयाल श्रीवास्तव ये व्यंग्यकार लेखक रहे हैं, ठीक है भाई। 4 अगस्त 1944 दमोह जिले में जन्म हुआ है इनका। राष्ट्रीय राजभाषा पीठ इलाहाबाद के द्वारा भारती रत्न और भारती भूषण सम्मान इनको प्रदान किया जा चुका है। हरिकृष्ण देवसरे हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार हैं, याद रखिएगा। बच्चों वाले जो आपने पढ़े होंगे ना, चंपा कंपक वगैरह जो आपने बचपन में पढ़े हो, तो वो बाल साहित्यकार रहे हैं, संपादक रहे हैं ये हरिकृष्ण देवसरे। 3 मार्च 1940 को सतना जिले में इनका जन्म होता है, नागौद में, ठीक है भाई। 250 से अधिक पुस्तकें इन्होंने लिख चुकी हैं। पराग एक बाल पत्रिका चलती थी पहले, उसके संपादन का कार्य इन्होंने किया हुआ है। और इनकी प्रमुख रचनाओं में डाकू का बेटा, मील के पहले पत्थर, स्वान यात्रा, प्रथम दीप स्तंभ, दूसरे ग्रह के गुप्तचर, ये इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। श्री कृष्ण सरल ये भी भैया प्रसिद्ध कवि रहे हैं। 1 जनवरी 1919 अशोकनगर जिले में जन्म हुआ है। साहित्य अकेडमी मध्य प्रदेश द्वारा इनको सम्मान दिया गया है कविता के लिए, ठीक है भैया। श्री कृष्ण सरल की प्रमुख रचनाएं जो हैं क्रांतिकारी कोश, इतिहास पुरुष सुभाष और महाबली जय हिंद, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। अटल बिहारी वाजपेयी साहब भैया ये बहुत बड़े राजनेता तो रहे हैं, साथ ही साथ बहुत ही बड़े कवि भी हैं हिंदी भाषा के, याद रखिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित हिंदी के प्रसिद्ध कवि और प्रखर वक्ता। अटल बिहारी वाजपेयी जी 25 दिसंबर 1924 को इनका जन्म जो है ग्वालियर जिले में हुआ है, याद रखिएगा। इन्होंने राष्ट्र धर्म, पंचजन्य, वीर अर्जुन, ये सभी पत्र पत्रिकाएं हैं, इनमें संपादन का कार्य शुरुआती समय में किया। 1992 में पद्म विभूषण और 2015 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से इनको सम्मानित किया जा चुका है। और इनका जन्म दिवस जो है 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर, ठीक है भाई। इनकी रचनाओं की बात करें तो मृत्यु या हत्या, मेरी 51 कविताएं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये मध्य प्रदेश पीएससी के अलावा भारतीय जो एसएससी वगैरह के एग्जाम्स है उसमें भी पूछा जा चुका है।
अमर आग है, राजनीति की रपटीली राह है, संसद में 3 दशक, रग रग हिंदू मेरा परिचय, अमर बलिदान, कैदी कबीराय की कुंडलियां। ठीक है, ये याद रखिएगा, मेरी 51 कविताएं। ये पूछा गया क्वेश्चन है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। अनिल माधव दबे साहब, ये पूर्व राज्यसभा के सांसद रहे हैं और पर्यावरणविद रहे हैं, हिंदी के प्रसिद्ध लेखक हैं और इनका जन्म 1956 में 6 जुलाई को उज्जैन में बड़नगर जगह है जहां हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं में नर्मदा संग्रम, शिवाजी व स्वराज, सृजन से विसर्जन तक, उत्तर मानव निर्माण के हिंदू संस्कार, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। द्वारका प्रसाद मिश्र साहब पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, ये हमारे मध्य प्रदेश के, हिंदी साहित्यकार भी रहे हैं और इनका जन्म 1901 में 5 अगस्त को उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुआ था। 1963 से 1967 ये वो समय है जब ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। द्वारका प्रसाद मिश्र जी की रचनाओं में कृष्णायन महाकाव्य, लिविंग एन एरा, ये इनकी आत्मकथा है जो पूछी जा चुकी है। माधवराव सप्रे साहब जो हैं, ये भी भैया सुप्रसिद्ध कहानीकार रहे हैं, माधवराव सप्रे साहब, और 1971 में दमोह जिले में पथरिया में इनका जन्म हुआ था और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ मित्र मासिक पत्रिका, लोकमान्य तिलक के मराठी भाषा में जो केसरी अखबार चलता था, है ना, उसका हिंदी भाषा में संपादन किया है। इनकी प्रसिद्ध कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। क्या नाम है? एक टोकरी भर मिट्टी। इसको मध्य प्रदेश में हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। माधवराव सप्रे जी की प्रमुख रचनाएं हैं महाभारत मीमांसा, हिंदी दासबोध, याद रखिएगा, हिंदी दासबोध पूछा गया क्वेश्चन है। अमृतलाल बेगड़ साहब, बेगड़ा साहब भी इनको बोलते हैं और ये नर्मदा पुत्र कहलाते हैं और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में, मध्य प्रदेश के में तो कई बार पूछा जा चुका है। हिंदी गुजराती भाषा के प्रसिद्ध लेखक, पर्यावरणविद, चित्रकार, ये अमृतलाल बेगड़ साहब या बेगड़ा साहब इनको बोलते हैं। 3 अक्टूबर 1928 को जबलपुर जिले में इनका जन्म हुआ है और 2004 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 6 जुलाई 2018 को इनका निधन हो चुका है। अमृतलाल बेगड़ा साहब की प्रमुख रचनाओं में तीरे तीरे नर्मदा, सौंदर्य की देवी नर्मदा, अमृत राय नर्मदा, नर्मदा तम कितनी सुंदर हो, तम नहीं तुम कितनी सुंदर हो। ठीक है, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनको नर्मदा पुत्र की उपाधि भी दी जाती है। ठीक है भैया, प्रमुख लोक साहित्यकारों की और अब बात कर लेते हैं। लोक साहित्यकार संत सिंगा जी बहुत ही फेमस ये लोक साहित्यकार हैं भाई, जो कि अगर बात करें निमाड़ क्षेत्र के प्रमुख विद्वानों में इनका नाम आता है। प्रसिद्ध लोक साहित्यकार हैं संत सिंगा जी। बड़वानी जिले के गांव खजूरी में इनका जन्म 1571 में हुआ था। कब हुआ था? 1571 में खजूरी में इनका जन्म हुआ था। कर्मस्थली जो है वो इनकी पिपलिया गांव जो है खंडवा जिले का वो थी। सिंगा जी कबीर जी के समकालिक हुआ करते थे और कबीर की भांति ही साखियां गाते थे। साखियां गाना मतलब वही दोहे टाइप का, कबीर के दोहे। इनके जो शिष्य हैं खेमदास, इन्होंने इनके जीवन चरित्र पर परचुरी की रचना की। किसकी? परचुरी। संत सिंगा जी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो सखियों में 12 मासी, 15 तिथि, दोषबोध, नरद, सरद, सातवर, ये निमाड़ी बोली में है और निमाड़ी भाषा के ही ये संत हैं, याद रखिएगा। लोक कवि है जगनिक साहब। ये जगनिक साहब जो है कलिंजर, उस समय महोबा में है कलिंजर। ठीक है, सो कलिंजर में चंदेल राजवंश चलता था, तो उस समय परिमल देव के दरबारी कवि हुआ करते थे जगनिक। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1230 इनका जन्म माना है। इनकी प्रमुख रचनाओं में आला खंड है, जो भैया आला गायन चलता है पूरे बुंदेलखंड में, बहुत प्रसिद्ध है। परिमल रासो जिसको बोलते हैं, एक्चुअली परिमल देव रासो के अंतर्गत आला खंड आता है, लेकिन ठीक है, प्रसिद्ध ये इतना हो गया जितना ये नहीं हुआ। ठीक है, आलाखंड विश्व का सबसे बड़ा लोक गाथा कहलाता है। विश्व की सबसे बड़ी लोक गाथा क्या है? आलाखंड है। इसमें बुंदेल की उपबेली पनाफरी का प्रयोग किया गया है। महान वीर आला और उदल के लिए यहां पर गीत के रूप में उनका बखान किया गया है, उनकी वीरता का। ईश्वरी भैया महान लोक कवि हैं यार मध्य प्रदेश के। ठीक है, ईश्वरी का जन्म 1831 ईस्वी में माना जाता है। मेडगी गांव है जो उत्तर प्रदेश के मऊरानीपुर में पड़ता है। इन्होंने लोक गायन की विधा फाग को विकसित किया। किसको? फाग को विकसित किया। बुंदेलखंड के जयदेव के नाम से इनको जाना जाता है। किस नाम से? बुंदेलखंड के जयदेव के नाम से किसको जाना जाता है? ईश्वरी को जाना जाता है। और इनकी प्रमुख रचनाओं में ईश्वरी की फाग, प्रेमिका रजेऊ,
ईश्वरी प्रकाश कृष्णानंद गुप्त का संकलन है ये। ईश्वरी सत्सई गौरी शंकर द्विवेदी का संकलन है जो इनकी रचनाएं हैं प्रमुख। अब भैया प्रमुख प्रमुख संस्थाएं और बची हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं जो साहित्य से संबंधित है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का गठन 1954 में हो चुका है जो साहित्य से संबंधित है। हिंदी ग्रंथ अकेडमी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। 1969 में मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी, मुख्यालय भोपाल, इसका मुख्यालय भी भोपाल। ठीक है, उर्दू अकेडमी 1976, मुख्यालय भोपाल। कालिदास अकेडमी 1977 उज्जैन। मध्य प्रदेश सिंधी अकेडमी 1983 भोपाल। अटलामा इकबाल अदबी मरकज 1984 में इसको स्टैब्लिश किया गया है। मध्य प्रदेश संस्कृत अकेडमी 1985, मध्य प्रदेश तुलसी अकेडमी 1987 और मध्य प्रदेश संस्कृत अकेडमी जो है 2003 में स्टैब्लिश करी गई। साहित्य परिषद की बात करें तो 1954 में मध्य भारत साहित्य परिषद के नाम से इसकी स्थापना करी गई है। 1957 में पुनर्गठन करके मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का नाम इसको दिया गया है। मुख्यालय हमने बात करी है भोपाल में है और इसका उद्देश्य है हिंदी साहित्य का संरक्षण, संवर्धन, उन्नयन और प्रचार प्रसार करना। हिंदी ग्रंथ अकेडमी 1969 में विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम से संबंधित और संदर्भ ग्रंथों के प्रकाशन से संबंधित उद्देश्य से इसका गठन किया गया है हिंदी ग्रंथ अकेडमी का। ठीक है, हिंदी साहित्य में योगदान देने वाले साहित्यकारों को पुरस्कृत भी यही करती है, आर्थिक सहायता प्रदान करती है और इस परिषद के द्वारा साक्षात्कार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। किसकी? साक्षात्कार, ये पूछा गया क्वेश्चन है। साक्षात्कार पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो हिंदी ग्रंथ अकेडमी के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। उर्दू अकेडमी जो है वो उर्दू साहित्य के उन्नयन प्रोत्साहन हेतु 1976 में मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी की स्थापना भोपाल में करी गई थी, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश सिंधी साहित्य अकेडमी 1983 में सिंधी भाषा और साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए मध्य प्रदेश सिंधी अकेडमी की स्थापना करी गई थी। इसका मुख्यालय भी भोपाल में है और सिंधी प्रतिनिधि नामक पत्रिका प्रकाशन ये करते हैं। अटलामा इकबाल अदबी मरकज 1984 में उर्दू शिक्षा और साहित्य के विकास के लिए अल्लास इकबाल अदबी साहब ने मरकज नामक संस्था की गठन किया था, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश संस्कृत अकेडमी 1985 में संस्कृत भाषा और संस्कृत अकेडमी की स्थापना करी गई थी, इसका मुख्यालय भोपाल में। तुलसी अकेडमी 1987 में तुलसी साहित्य पर शोध करने के लिए, संरक्षण प्रदान करने के लिए तुलसी अकेडमी की स्थापना करी गई थी, मुख्यालय भोपाल है और इस अकेडमी द्वारा समाधान नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। भारत भवन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। भारत भवन सारी की सारी जो कलाएं हैं वो भारत भवन में होती है, ये उसका केंद्र है एक प्रकार से। ठीक है, तो भारत भवन भोपाल में स्थित मल्टी आर्ट कॉम्प्लेक्स है। मल्टीपल आर्ट यहां पर प्रकाशित की जाती है जिसका प्रारंभ हुआ था 13 फरवरी 1982 को। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है भारत भवन की स्थापना कब हुई है, तो 1982 है ना, 1982 को इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा 13 फरवरी के दिन। और चार्ल्स कोरिया जो इसके वास्तुकार हैं, इनका क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि भारत भवन का निर्माण किसने करवाया, कौन वास्तुकार थे? चार्ल्स कोरिया इसके वास्तुकार थे। यह साहित्य और कला की गतिविधि के लिए विभिन्न विधाओं का प्रदर्शन और मंच प्रदान करती है कौन? भारत भवन। इसके अंतर्गत 6 अंग हैं जो कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं भारत भवन के, जिसमें रूपांक है। सबसे पहले रूपांक ललित कलाओं का संग्रहालय है, रूपांक के नाम से मशहूर है। रंग मंडल जिसको कहा जाता है, रंग मंडल, ये प्रदर्शनियों की सूची लगी हुई है यहाँ पे। बागार्थ, क्या भैया? बागार्थ ये भारतीय कविता का केंद्र है। और अनहद, अनहद शास्त्रीय और लोक संगीत का केंद्र है, अनहद है ना। शबी जो है शास्त्रीय सिनेमा का केंद्र है। और भैया सृजन पीठ, यहां पर रचनात्मक लेखन की पीठ है, सृजन पीठ। तो भैया ये 6 इनके अंग हैं भारत भवन के जो कई बार पूछे जाते हैं, रूपांक, रंगमंडल, बागार्थ, अनहद, छवि, सृजन पीठ। ठीक है भाई साहब, ये देख पा रहे होंगे आप, ये पूरा भारत भवन है, यहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी देखने को। तो भाई इसी के साथ मुझे लगता है अब अपन रविंद्र भवन की और बात कर लें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राजधानी भोपाल में ही स्थित है और यहां पर बहुत सारी सांस्कृतिक, शैक्षणिक, साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र इसको माना जाता है। नाट्यशाला और सभागार यहां पर स्थित है, जो कि ये रहा। ठीक है भाई, तो भोपाल में ही स्थित है और सारे बड़े बड़े कार्यक्रम यही होते हैं। इसी के साथ भैया हमने मध्य प्रदेश की
संस्कृति की बात करी, संस्कृति क्या है, बोली की बात करी, भाषा की बात करी, साहित्य की बात करी, उनसे संबंधित सारे प्रमुख तथ्यों की बात कर ली, और एक भी क्वेश्चन अब यहां से छूट नहीं पाएगा, ये गारंटी है। अगर ये आपने देख ली पूरी तो दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक भी करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। क्यों भैया? क्योंकि पूरी तैयारी मध्य प्रदेश की यही होने वाली है। अब अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।